दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जस्ट स्माइल एंड जस्ट बी हैप्पी एंड थिंक अबाउट आवर सेल्फ ओनली पॉजिटिव। हम जितना अधिक अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं, वही हमारी सोच को बदलेगा। हम सिर्फ राजा और रानी की परियों की कहानियों के बारे में सुनते रहे। हमारा जो नैरेटिव चलता रहा पुराना, उसमें एक खूबसूरत राजा था और एक खूबसूरत रानी थी और उनकी एक खूबसूरत कहानी थी, जिसमें कहीं दुख और दर्द और पीड़ा नहीं था। इसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। कहीं पर भी रानी रोती नहीं है, कहीं पर भी राजा दुखी नहीं है, कहीं पर भी राजा पराजित नहीं है। हमेशा राजा एक विजेता के रूप में ही हमारे सामने आता है। लेकिन जैसे ही हम लोग की प्रेम कहानियाँ, एक सामान्य इंसान की खूबसूरत कहानी ढूंढने लगते हैं, तो उस कहानी में सिर्फ दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा, रोना ही रोना, आंसू ही आंसू, भूखमरी, गरीबी, बेकारी, दुख, विरोध, अभाव, बीमारियाँ, समझिए कि ज़िंदगी एक बदसूरत ज़िंदगी दिखती है वहाँ पर। लेकिन राजा के राजमहलों में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि हमारे जो चारण भाट थे, जो उनकी कहानियाँ कहते थे, उन्होंने हमेशा राजा को महान भगवान का प्रतिनिधि बताया, उनको महान बताया कि वो है तभी हम हैं। लेकिन उसने कभी आम आदमी की कहानी कहने की कोशिश नहीं की कि आम आदमी की ज़िंदगी में कितना दुख है, कितना दर्द है, वो कितनी पीड़ाओं से गुजर रहा है। और एक इस प्रकार का ग्रांड नैरेटिव परोसा गया पूरे समाज के सामने, इतिहास में और साहित्य में और कल्चर में, पूरे मध्यकाल के और आदिकाल के इतिहास में। वो चीज़ें बहुत कम मिलेगी आपको, और या मिलेगी भी तो वो इस प्रकार से हमारे लोग जीवन में आ नहीं पाती है, क्योंकि उनको उन चारण भाटों ने कभी अस्तित्व में आने ही नहीं दिया। और हमारा समाज उस प्रकार की कहानियाँ सुनता रहा जिसमें सिर्फ खूबसूरत चीज़ें दिखती है, लेकिन उस समाज को पता नहीं कि उसके जीवन में इतनी गरीबी क्यों है, इतने अभाव क्यों हैं, इतने दुख क्यों हैं, इतने कष्ट क्यों हैं, और ये सारे दुख दर्द कहाँ से आए हैं। कि राजा के राजमहलों में हमेशा सुखद की घंटियाँ बजती है, रानियाँ श्रृंगार करके घूमती है, 16 श्रृंगार करती है, राजा की पूजा करती है, अर्चना करती है, वंदना करती है, और उस महल में कभी अंधेरा नहीं होता है। लेकिन उस आम आदमी की उस झोपड़ी में हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहता है, वह कभी उजाला होता ही नहीं। वो कभी ढंग से मोहब्बत कर पाता है, न ढंग से कभी अच्छा खाना खा पाता है, न ढंग से कभी किसी त्यौहार को, फेस्टिवल को मना पाता है, और न ढंग से कभी मोहब्बत की दुनिया में अपने बच्चों की खूबसूरत ज़िंदगी को एक खूबसूरत स्वप्न में तब्दील करने का ख्वाब पूरा कर पाता है। ऐसा क्यों है? इस प्रकार का नैरेटिव हमारे सामने क्यों रखा गया? ज़िंदगी भी कुछ इसी प्रकार से नैरेटिव के साथ चलती है कि जिनके पास सब कुछ है उनकी ज़िंदगी अलग तरह की होती है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है उनकी ज़िंदगी अलग तरह की होती है। तो इस नैरेटिव के विभाजन को अगर हम समझ जाएंगे, अगर आप समझ जाएंगे, तो शायद ज़िंदगी की उस खूबसूरती को और उसकी विराटता को और उसकी विशालता को समझने में आसानी रहेगी हमें। क्योंकि समाज में जितने भी फ्रेगमेंट्स है, जितने भी डाइवर्सिटीज़ है, उसका कारण क्या है? उसका कारण विविधता है, भिन्नता है। हर तरह का एटमॉस्फेयर अलग है, वहाँ का ज्योग्राफी अलग है, वहाँ की सोसाइटी अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का जीवन शैली अलग है। हर धर्म की अपने रीति रिवाज है, रीति नीति है। उनको उस समाज की स्पेसिफाइड दिमाग में खास तरह से उन धर्म ग्रंथों के माध्यम से दिमाग में डाला गया है। अब वो कितने सही है या कितने गलत है, ये अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार के ग्रैंड नैरेटिव हमारे पास रहे हैं, देखिए, इसलिए सबाल्टन जब डिस्कोर्स हमारे सामने आया अभी, उसने सारे नैरेटिव को चेंज किया, उसने उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है। उसने कहा कि हिस्ट्री भी अपने आप में क्या फिक्शन है? अगर लिटरेचर फिक्शन है तो हर कल्चर का हर चीज़ फिक्शन ही है। वो उसमें बहुत कुछ जोड़ा गया है, घटाया गया है, उसको कम ज़्यादा किया गया है। इसलिए उस पर हम क्वेश्चन मार्क करेंगे, और हम उस जेनेटिक प्रोसेस में उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे जहाँ से कॉमन मैन आता है, उसकी ज़िंदगी आती है, उसके सवाल आते हैं, और एक सामान्य इंसान की ज़िंदगी में क्या चेंज हो सकता है, कहाँ से चेंज होता है। इसलिए वो इस प्रकार की कहानियाँ, जैसे बंगाल के जीवन में जैसे सती प्रथा की बात करते हैं, तो फिर सती प्रथा की में उस एक सामान्य स्त्री जो थी, उसने अगर सती बनने से मना किया तो उसके साथ क्या होता है। सब मीरा का उदाहरण ले लीजिए आप। मीरा राजस्थान के इतिहास और भारतीय इतिहास में अगर उसको देखेंगे तो उसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। वो एक कल्ट के रूप में तब्दील हो गई। उसका जो भी कुछ मिलता है लोक में मिलता है, फोक में मिलता है, जबकि वो एक राज रानी थी।
और इतिहास में अगर कुछ नहीं होगा तो राजरानियों का इतिहास तो लिखा ही जाता है, उसमें चीज़ें आती हैं उनके बारे में, कहाँ मृत्यु होती, कहाँ उसका मकबरा बनता है, जो भी मज़ार बनना है, जो भी उसकी छतरी बननी है। लेकिन मीरा के बारे में इतिहास में इस प्रकार की चीज़ें नहीं मिलती। उसको इतिहास से समझे कि बहिष्कृत कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसने सती बनने से इनकार किया। उसने उन तमाम प्रथाओं का विरोध किया जो कि स्त्री के पक्ष में नहीं थी, जो मनुष्यता के पक्ष में नहीं थी। इसलिए वो कल्ट के रूप में तब्दील हो गई वो, और वो तमाम तरह के क्वेश्चन मार्क करती है। इसलिए वो राजघराने की परंपराओं के जब खिलाफ जाती है तो राजघराने के लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ इसका हमें नहीं पता है। इतिहास में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। सिर्फ काल्पनिक कथाएं मिलती हैं कि वो द्वारिका में जाके कृष्ण के मंदिर में समा गई थी। इस प्रकार की बहुत सारी कथाएं आप अगर पढ़ेंगे, अगर आपको उस प्रकार की फिक्शन की समझ है तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी। सब महान लोगों के बारे में, गांधी के बारे में बहुत सारी कथाएं मिलती है, कबीर के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रथाएं मिलती है, लेकिन वास्तविकता का इफेक्ट क्या है ये महत्वपूर्ण है। तो हमें राजा और रानी की इस खूबसूरत कहानियों से बाहर हमें लोक जीवन की कहानियों को समझने के लिए वास्तविकता को समझना और उसको जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तभी हम इतिहास की एक वास्तविक समझ को समझ पाएंगे। नहीं तो हम उस ग्रांड नैरेटिव के साथ उस आदर्श की दुनिया में अपने आप को खो देंगे, और उसका परिणाम क्या होगा आपको पता ही है। फिर हम वही रटा रटाया साहित्य, रटी रटाई सोच, वही चली आ रही परंपरा, उसी के हिस्सा बनेंगे। हम उसमें कुछ नया कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे। अगर हमें नया कंट्रीब्यूशन करना है तो उसको समझना होगा कि आखिर इस ग्रांड नैरेटिव के अंदर कॉमन आदमी की कहानी का क्या जिक्र है, कहाँ जिक्र है, और उसको हम कैसे और किस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, इतिहास में क्या होता है कि जो भी सवाल खड़े करता है वो एक नया डिपार्चर तो खड़ा करता है, लेकिन उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ और बहुत सारे चैलेंज होते हैं, क्योंकि पूरी परंपरा लगभग उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। उसको उन सारी चुनौतियों को निपटते हुए फिर अपने आप को एक नए डिपार्चर की तरफ बढ़ना पड़ता है, तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है, कह सकते हैं आप। सत्ता के खिलाफ खड़ा होना कोई सामान्य बात नहीं है। क्वेश्चन करना उससे, उसके साथ जाकर के चमचागिरी करना बहुत आसान है। आप जाकर के उसको चढ़ाइए बढ़ाइए, उसको जितना सारा लाभ लेना हो ले सकते हैं। लोगों ने लिया है, लोग ले रहे हैं, लेकिन जब आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं, उसकी गलत रीतियों नीतियों के खिलाफ खड़े होते हैं, तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है आपके लिए। तो ऐसा हुआ है लोगों के साथ में, ऐसा कोई। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग खड़े हुए हैं, जिन्होंने इस क्वेश्चन मार्क किया है, वो आज भी हमारे दिलो दिमाग में कहते हैं कि बोल बोल तेरे भीतर का कार्य टूटेगा, सत्ता का तिलस्म टूटे न टूटे। तो उन्होंने वो काम किया है। उन्होंने सत्ता के तिलस्म को भी तोड़ा है और अपने भीतर के कायर को भी तोड़ा है, और वो बोले हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, उसकी कीमत भी चुकाई है। तो कीमत चुकानी पड़ती है, नैरेटिव को बदलने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है बॉस। कीमत चुकाने की तैयारी है तो आगे बढ़िए, नहीं तो बस जो चल रहा है उसी को स्वीकार कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, दुनिया को छोड़िए, अपने हाल में मस्त रहिए। ज़िंदगी हमारी है, खूबसूरत हमें बनाना है इसको। या